गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट्स को। ये वर्कशीट नंबर 25 है और आज डेट है 31 अगस्त। क्लास 10th का ये वीडियो है जिसमें हम हिंदी मीडियम की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, आज की सभी वर्कशीट। तो जैसा कि पिछली कुछ क्लासों में हमने देखा था कि जैव प्रक्रम चल रहा था और हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जैव प्रक्रम होता है, किस तरीके से जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। उसमें हमने पाचन क्रिया को पूरा पढ़ा था। पाचन के बाद हमने श्वसन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि वायुवीय और अवायुवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ते हैं कि जैव प्रक्रम में पादपों में और अन्य जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है। तो वायुवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है तथा अवायुवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। सभी हरे पौधे कोशिकीय श्वसन द्वारा सांस लेते हैं। तो याद रखिए, हरे पौधे सांस कैसे लेते हैं? हरे पौधे सांस लेते हैं कोशिकीय श्वसन से। कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है कि उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं सांस लेती हैं। अधिकतर जो ये कोशिकाएं होती हैं ये पत्तों में होती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर भी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो सांस लेती हैं और तने के कुछ हिस्से भी सांस लेते हैं। और अगर आपने कभी कैक्टस का पौधा देखा हो कांटे वाला, तो उसका तो तना ही पूरा का पूरा तना ही सांस लेता है, क्योंकि उसके पत्ते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वो कांटे बन जाते हैं। तो इसी में पढ़ते हैं पौधों में श्वसन। पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। अंतःकोशिकीय स्थान यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में हो। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर एवं काष्ठ तने में लेंटिसेल श्वसन अंग हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हमने श्वसन अंगों के नाम पढ़े हैं। अभी जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में ये जरूर पूछेंगे हमसे वो कि पौधे में श्वसन वाले अंग कौन से हैं। आगे देखते हैं। तो टॉपिक उन्होंने हमें दिया। अब इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको स्टोमेटा, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टोमेटा और हिंदी में कहते हैं रंध्र, आपको दिखेंगे। ये रंध्र एक गुब्बारे की तरह होता है और इस गुब्बारे की जो स्वाभाविक आकृति होती है वो ऐसी होती है फूलने के बाद। तो जब उसके अंदर पानी नहीं होता तो ये रंध्र ऐसा हो जाता है। अगर पौधा पानी नीचे से अवशोषित करता है जड़ से, और पौधा जो पानी अवशोषित करता है वो पानी आते हुए इस ऊपर पत्तों तक पहुंच जाता है, तो पत्तों के इन रंध्रों के अंदर जैसे ही पानी आया ये फूल जाते हैं। इनके फूलने से ये जो बीच का हिस्सा है, जहाँ आपको ये रेड डॉट दिख रहा होगा, ये बीच का हिस्सा जो होता है इस पर पानी आ जाता है और इस बीच के हिस्से पर एक छेद दिख जाता है, क्योंकि इसके आसपास की कोशिकाओं में पानी भर गया है और पानी भरने से वो बड़ी हो जाती है, तो उनकी एक जो वास्तविक स्थिति है वो दिखने लगती है। जैसे गुब्बारा होता है, जब गुब्बारा छोटा होता है तो उसको देख के पता नहीं चलता कि वो कौन सी शेप लेगा। आप उसे फुलाते हैं तो पता लगता है कि वो किस तरीके की शेप लेता है, किस तरीके का आकार लेता है। तो फिर बात करते हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो पौधों का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, परंतु इसका मुख्य श्वसन अंग पत्ती है। रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों साथ साथ होते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण इन दोनों प्रक्रमों से अधिक तीव्रता से होता है। तो यही होता है बेटा कि दिन के समय पौधा सांस भी लेता है। जब वो सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन गैस को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। रात में इसकी विपरीत होता है। रात में क्या होता है कि पौधा सिर्फ यही काम करता है, सांस लेने का काम। दिन के समय सांस लेने के साथ साथ पौधा प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में वो खूब सारा ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। तो सांस लेते हुए वो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण करते हुए छोड़ता है ऑक्सीजन। तो इससे क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है। और दूसरी चीज़, अगर दिन के समय की आप बात करें तो जब दिन का समय होता है तो दिन के समय जो पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है। तो इसीलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड का पता नहीं चलता। दूसरी चीज़, दिन के समय पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है बहुत ज़्यादा। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसने छोड़ी उससे कहीं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण कर लेता है। किंतु रात के समय ऐसा नहीं होता। रात के समय थोड़ा उल्टा होता है। रात के समय पौधा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑक्सीजन जो वो लेता है वो थोड़ी सी लेता है, थोड़ी ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पर क्योंकि रात के समय पौधे के आसपास ऑक्सीजन की कमी होती है,
इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि रात को किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना, चुड़ैल आ जाएगी। चुड़ैल नहीं आती रात को पेड़ के नीचे सोने से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि आपका दम घुट रहा है, कोई आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रक्रिया उस कारण होती है। तो आगे पढ़ते हैं इसी में कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पत्तियों के में वातावरण के रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहर आती है। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। पत्तियों के रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बाहर आते हैं। तो बिल्कुल रात के समय सिर्फ सांस लेता है पौधा, तो रात के समय बिल्कुल वही प्रक्रिया उसमें होती है जो हमारे शरीर में होती है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो आगे देखते हैं। आगे है कि स्थलीय जंतु। अब ये स्थलीय जंतुओं के बारे में दिख रहा है, छोटी सी हेडिंग शायद मिस हो गई यहाँ पे। ये स्थलीय जंतुओं के बारे में, मतलब हमारे बारे में बात कर रहा है जो स्थल पे, जमीन पे रहते हैं। तो स्थलीय जंतु वायुमंडल ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, मछली पानी में से सांस लेगी ऑक्सीजन निकाल कर, हम हवा में से लेंगे। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल की विलेय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होता है। अंतः स्थलीय जंतुओं को तीव्रता से श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जलीय जंतुओं की आवश्यकता ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपके स्कूल में सैटरडे को पूड़ी सब्जी आती है और आप उस पूड़ी सब्जी को लेने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं आप में से इस पूड़ी सब्जी को लेने के लिए, उसको लेके आप अपनी क्लास में आ जाते हैं। अब आपने देखा कि पूड़ी तो आई हैं 6, लेकिन खाने वाले आपके 2 दोस्त और हैं साथ में। तो अब लग गया कंपटीशन, जिसने मारे ज़्यादा हाथ उसके हाथ आई ज़्यादा पूड़ी। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल वही वाली बात है। अब मछली जो होती है वो पानी में होती है, पानी में ऑक्सीजन होती है कम, तो मछली ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस लेती है, तभी वो सांस ले पाती है, उसके पास ऑक्सीजन आ पाती है। अब अगर आपके दोस्त धीरे धीरे हाथ मारेंगे तो एक ही पूड़ी खा पाएंगे, जल्दी जल्दी हाथ मारेंगे तो 2-3 पूड़ी भी खा सकते हैं। तो इसीलिए मछली जल्दी जल्दी हाथ मारती ताकि वो ज़्यादा पूड़ी खा सके, नहीं ज़्यादा सांस ले सके, इसीलिए वो तेज़ सांस लेती है पानी में। अब ज़मीन में हम रहते हैं तो हम इतनी तेज़ सांस नहीं लेते, हम 1 मिनट में सिर्फ 13-14 बार सांस लेते हैं, क्योंकि हमें इतनी तेज़ सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, खूब सारी ऑक्सीजन हमारे आसपास है। मछलियाँ श्वसन कैसे करती हैं? तो मछली में श्वसन अंग होता है गिल। ये गिल गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं से जुड़े होते हैं। ये गिल्स जलीय जंतुओं को जल में विलेय ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये गिल्स निरंतर गतिमान रहते हैं और मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे गिल तक पहुंचाती है। जैसे ही जल गिल्स की पतली भित्ति के संपर्क में आता है तो विलेय ऑक्सीजन रुधिर नलिकाएं ले लेती हैं और मछली के शरीर की विभिन्न कोशिकाओं एवं ऊतकों तक पहुंचता है। श्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा वापस गिल्स के बाहरी जल को फेंक दिया जाता है। इसको मैं अगर आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये कैसे होता है, आप सबने पिचकारी देखी है। पिचकारी में जो आप पीछे का हैंडल खींचते हैं तो पानी अंदर आता है, बिल्कुल ऐसे ही मछली करती है। मछली अपने गले से पानी को अंदर की तरफ खींचती है। अब वहाँ पिचकारी में पानी अंदर आता है, यहाँ पानी मछली के मुंह से होता हुआ उसकी गिल में चला जाता है। गिल में इस सारे पानी से ऑक्सीजन को वो छांट लेती है और ऑक्सीजन से छांटने के बाद सोचिए अगर आपकी पिचकारी का पीछे का हिस्सा खुला हो और आप पूरी पिचकारी पीछे खींच दें, बाहर निकाल दें, तो जो पानी होगा पीछे से बाहर निकल जाएगा, गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, पानी बाहर से आता है गिल के अंदर से होता हुआ और गिल के पीछे का हिस्से में छेद होते हैं तो वहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। अब पढ़ते हैं कि श्वसन सतह के लक्षण क्या हैं। तो श्वसन सतह के लक्षण ये कि ये पतली होनी चाहिए, यह श्वसनीय गैसों के लिए परागम्य होनी चाहिए, यह जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए, इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए और यह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वायु या जल के संपर्क में रहनी चाहिए। तो ये श्वसन सतह के लक्षण हो गए। अब बेटा अभ्यास कर लेते हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए, पौधों के श्वसन अंग का नाम लिखिए और पौधे का वह अंग जो गैस का आदान प्रदान सहायक है उसका चित्र बनाइए। तो हमें श्वसन अंग का नाम लिखना है और चित्र बनाना है। तो ध्यान से देखिए, ये लिखा है कि पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, परंतु इसका मुख्य श्वसन अंग पत्ती है। रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। और ये रहा आपका रंध्र का चित्र। दोनों चित्र बनाने हैं, बंद रंध्र का भी और खुले रंध्र का भी। तो ये आपका हो गया उत्तर पहला। दे रहा हूं आपको कुछ 3 से 5 सेकंड का समय, जिसमें शायद आप स्क्रीन को पॉज करके अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि आपको समझ में आ गया, अगर आप अपनी भाषा में अपने आप लिखना चाहेंगे तो बेटा उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। कीजिए फटाफट। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं। तो देखते हैं कि पौधे सांस किस प्रकार लेते हैं। तो यहां से आएगा, पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। पौधे की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। अंतःकोशिकीय स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में रहे। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर एवं काष्ठ तने में लेंटिल्स श्वसन भाग हैं। ये हो गया, ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। साथ में इसमें यह भी लिखिएगा आप कि सभी हरे पौधे कोशिकीय श्वसन द्वारा सांस लेते हैं। यह भी दूसरे प्रश्न का ही एक हिस्सा है। ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा आपका दूसरा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा प्रश्न है कि क्या पौधे रात में सांस लेते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि हाँ, पौधे रात में सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन सांस भी लेते हैं, और रात के समय तो सांस लेते ही लेते हैं। भाई कोई भी जीवित जंतु है तो वो सांस लेगा, अगर जीवित जंतु सांस नहीं लेगा तो वो मर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, मछली किस प्रकार सांस लेती है। तो बेटा मछली का सांस लेने वाला आंसर बहुत बड़ा है। यहां से आएगा कि मछली का श्वसन अंग गिल है। ये गिल आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं से जुड़े होते हैं। गिल या क्लोम निरंतर गतिमान रहते हैं और मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे गिल तक पहुंचाती है। इसको पॉइंट में ही लिखना। फिर है कि जैसे ही गिल की पतली भित्ति के संपर्क में आते हैं वे विलेय ऑक्सीजन रुधिर नलिकाएं ले लेती हैं और मछली के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। और इसके बाद ये वाला पॉइंट भी कि श्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा वापस गिल से बाहर फेंक दिया जाता है। यह आपका चौथा प्रश्न है पूरा का पूरा। और अगला है कि श्वसन सतह की किन्हीं 3 लक्षणों को लिखिए। तो बेटा ये लिखिए श्वसन सतह के लक्षण। आपके सामने 5 लक्षण लिखे हैं, आप कोई भी छोटे वाले 3 लिख लो। ये आपका 5वां प्रश्न। तो मेरे हिसाब से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सभी प्रश्न हमने विज्ञान के कंप्लीट कर लिए। अब विज्ञान के प्रश्नों को तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके अगली जो वर्कशीट है वो किस चीज़ की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज आपकी जो दूसरी वर्कशीट है बेटा वो है मैथ्स की, और हमने आज मैथ्स में एक और नया चैप्टर शुरू कर देना है। तो अगला जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसको कि हम कहते हैं कि ग्राफ के बिना ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब ये क्या मतलब है इसका कि ग्राफ के बिना ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हम बिना ग्राफ बनाए ग्राफ वाले क्वेश्चंस की दूरी निकालेंगे कि अगर ग्राफ में 2 बिंदु हैं तो वो 2 बिंदु एक दूसरे से कितनी दूर है। देख लेते हैं फटाफट। तो ये रिया और लीना के बीच की बातचीत है। तो लीना कहती है कि रिया, ये गूगल मैप हम 2 स्थानों के बीच में सही दूरी कैसे बता देता है। तो गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान के देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। इन निर्देशांक और दूरी सूत्र का प्रयोग कर हम 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि वो देखता है कि एक बिंदु यहाँ है और जिस व्यक्ति को जाना है वो यहाँ है, तो उसके बीच की जो बिल्डिंग्स होती हैं बेटा वो उन बिल्डिंग्स को भी कंसीडर करता है कि अगर ये बिल्डिंग्स हैं तो व्यक्ति यहाँ से जाएगा, फिर मुड़ेगा शायद, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और गूगल मैप बिल्कुल सटीक हमें बता देता है कि आपको किस तरफ जाना है। जीपीएस जो इन्होंने नाम लिया, जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक तरीके से हमारी स्थिति को इस दुनिया में साफ करता है कि हम कहाँ पे हैं। माना 2 स्थान 2 बिंदु के दर्शाए जाते हैं ऐसे।
अब प्रश्न ये उठता है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता कैसे की जाए। तो दूरी को पता लगाने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसे दूरी सूत्र कहते हैं। माना P x1 y1 Q x2 y2 निर्देशांक तल पर दो बिंदु स्थित हैं। तो मैं आपको सिंपल सीधे तरीके से समझाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। इसको करने का एक तरीका होता है, ये एक फॉर्मूले का उपयोग करते हैं जो इन्होंने यहाँ पे PQ में लिखा है। फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। तो अब उन्होंने कुछ एक एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी देख लेते हैं। अब मान लो कि दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं, तो क्या हम इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आकृति में आप देख लीजिए कि OA का मात्रक 4 है, O और A कहाँ गया इनका, अच्छा ये वाला O और A, इसका मात्रक 4 है और OB का 6, OB का 6। अब A से B की दूरी अगर कोई मुझे निकालने के लिए कहेगा तो 4 से 6 के बीच की दूरी कितनी, 2। अब मान लीजिए y अक्ष पर बिंदु स्थित है, ये आपका C और D, और कोई कहता है C और D के बीच की दूरी क्या है। तो C बिंदु 3 पर था और D बिंदु 8 पे था, तो 8 घटा 3 5, 5 दूरी निकल गई। तो क्या आप आकृति में बिंदु C से A की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, C से A की दूरी। अब तो बेटा अगर ग्राफ हो तो ग्राफ से सॉल्व करना बहुत आसान है, पर बिना ग्राफ के सॉल्व करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा दूरी सूत्र। यदि बिंदु C03 और D08 y अक्ष पर स्थित हो तो हम उनके बीच की दूरी उनकी उसी भांति ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप आकृति में तो ये लिखा है कि इसमें हमें दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। अब आपको दूरी सूत्र लगाना सिखाते हैं कि कैसे लगाते हैं। मुख्य बिंदु भी देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने, फिर उसका दूरी सूत्र की बात करेंगे। तो मुख्य बिंदु कहते हैं कि एक तल पर किसी बिंदु P की स्थिति या जगह जानने के लिए हमें एक युग्म XY की आवश्यकता होती है जिसे उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। x निर्देशांक भुज व y निर्देशांक कोटि कहलाता है। x अक्ष व y अक्ष जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वह मूल बिंदु O कहलाता है जिसे निर्देशांक 0 0 कहते हैं, बिल्कुल 0 पॉइंट। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक xy होते हैं, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y होते हैं। दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र कहता है कि दो बिंदु एक ही अक्ष पर हो तो उनके बीच की दूरी उनके निर्देशांकों के अंतर के बराबर होती है। और उसके बाद उन्होंने दूरी सूत्र दे रखा है। एंड में लिखा कि यदि O मूल बिंदु है तो बिंदु P XY की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु का सूत्र भी लिखा हुआ इन्होंने। हम सिर्फ दूरी सूत्र की तरीके से इसको समझेंगे। अब अभ्यास देखते हैं। पहले अभ्यास के प्रश्नों में मैं आपको सिखाऊंगा कि दूरी सूत्र कैसे लगाते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों के लिए सही गलत लिखिए। तो मैं सही के लिए लिखूंगा Y और गलत के लिए लिखूंगा F, मतलब ट्रू और फॉल्स, या सही के लिए लिखते हैं T और गलत के लिए लिखते हैं F, फॉल्स। तो पहला है कि x अक्ष कोटि और y अक्ष भुज कहलाता है। तो बेटा x अक्ष कोटि तो नहीं कहता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा है कि x निर्देशांक भुज और y निर्देशांक कोटि। तो x को भुज और y को कोटि कहते हैं। उसने x को कोटि लिखा हुआ है और y को भुज लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है, यानी कि ये गलत है पहला वाला। दूसरा पॉइंट है कि मूल बिंदु के बाएं और x अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर हो उस बिंदु के निर्देशांक 4 0 होंगे। तो अगर ये मैं कहता हूँ कि मेरा ग्राफ है तो मूल बिंदु के बाएं और, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखिए तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वाली साइड होती है दाईं और ये होती है बाईं। तो अगर उसने बोला कि मूल बिंदु की बाईं ओर, तो मूल बिंदु की बाईं ओर इस तरफ 4, तो ये 4 होना चाहिए। पर अगर आपको पता हो तो ये होती है +x और इस साइड होता है -x, तो ये बिंदु 4 नहीं होगा बल्कि -4 होगा। जबकि उन्होंने 4 0 दिया है, तो ये भी हो गया आपका फॉल्स, यानी कि गलत। कर लीजिए इन दोनों को नोट डाउन, क्योंकि अगला क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि बिंदुओं के युग्मों के बीच दूरी ज्ञात करो। तो दूरी सूत्र लगाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा इससे अगले क्वेश्चन में। फटाफट आप इनको नोट डाउन कीजिए, एक सही गलत लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है, एक बिंदु आपको दे रखा है 3 2, एक आपको दे रखा है 6 6। मैं मान लेता हूं कि जो पहले वाले बिंदु में पहला पॉइंट है 3, उसको मान लिया x1 और 2 को मान लिया y1। ऐसे ही दूसरे बिंदु में पहला x2 और दूसरा y2। ध्यान से देखिए x1 y1 x2 y2, तो d हो गया मेरा बराबर, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो d हो गया x2 यानी कि 6 माइनस x2 कितना है, देखिए 6,
और x1 3, तो 6 घटा 3 का स्क्वायर जमा y2 6, y1 2, 6 घटा 2 का स्क्वायर, 6 घटा 3 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 घटा 4 कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर 16, 9 जमा 16 कितना हो गया √25, और √25 कितना होता है 5। साथ में यूनिट लिखना मत भूलिएगा क्योंकि हमें पता नहीं है सेंटीमीटर या मीटर, इसलिए यूनिट लिख देते हैं। अगला है x दे रखा है 0 0, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। x पहले बिंदु दे रखे हैं 0 0, मतलब बिल्कुल ओरिजिन से शुरू करना है जहाँ से ग्राफ शुरू होता है, और x2 हो गया 6 और y2 हो गया 1, तो 0 0 6 1 कैसे होगा, ये होगा कुछ इस तरीके से, x1 का मान है 0, x2 का मान है 6, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा 6 माइनस 0, y2 है 1 और y1 है 0, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा 1 घटा 0, ये हो गया 6 घटा 0 6, 1 घटा 0 1, सॉल्व किया तो 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, √37 यूनिट आपका आंसर। तीसरा था -6 0 और 4 0, तो x1 हो गया -6, x2 हो गया 4, y1 हो गया -0, y2 हो गया y1 भी 0, y2 भी 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, अब देखिए x2 माइनस x1 है तो x2 है 4, माइनस x1 कितना है -6, तो मैंने -6 ब्रैकेट में लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि माइनस माइनस सीधा बाद में प्लस हो जाएगा, और ये तो 0 - 0 0 ही है। 6 जमा 4 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से अंडर कट गया, ध्यान दीजिए जो स्क्वायर यहाँ लिखा है ये स्क्वायर से ये अंडर कट गया, आंसर सीधे सीधे 10 यूनिट आ गया। ये सॉल्व हो गए हमारे दूसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि y का वो मान ज्ञात करो यदि p 2 घटा 3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी। तो देखो कैसे किया, मैंने कभी दूरी का सूत्र लगा दिया। अब दूरी के सूत्र में दूरी मुझे पता है 10 है, बराबर x2 हो गया 10 माइनस x1 हो गया 2 प्लस y2 हो गया y ही है और y1 हो गया -3, तो माइनस -3 क्या हो जाएगा +3। अंडर रूट को अंडर रूट रखा, 10 घटा 2 कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप सबसे पहले सीखा था आपने, 10 का स्क्वायर वैसे देखिए। अब ये अंडर रूट जो है ना बेटा, अंडर रूट जब इधर जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाता है, पावर 2 हो जाती है, तो पावर 2 हो गई। 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6 y, तो ये हो गया y स्क्वायर जमा 6y। अब ये हो गया 64 और 9 73, 100 प्लस का था यहाँ जाके माइनस का हो गया। ये हो गया y स्क्वायर जमा 6y घटा 27, y स्क्वायर जमा 9y घटा 3y घटा 27। कैसे आया, ये 6y को दो हिस्सों में तोड़ दिया, 9y और -3 9y प्लस का और -3y, y प्लस 9 -3y प्लस 9, एक फैक्टर बन गया मेरा y प्लस 9, एक बन गया y -3। अब आ गया जी y की वैल्यू या तो हो जाएगी -9, ये नॉट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होगा, तो या तो y की वैल्यू हो जाएगी -9 या y की वैल्यू हो जाएगी 3, दोनों ही आंसर है आपके सामने। कर लीजिए नोट डाउन, पूरा सॉल्व कर लिया हमने। 3 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आपने स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने नोट डाउन करना है, स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली वर्कशीट है हिंदी की, और हमने पिछली बार चैप्टर स्टार्ट कर रखा था लखनवी अंदाज। ये आपका संदर्भ का 12वां पार्ट है। तो बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी के द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। इस पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। इस संदर्भ में एक लखनऊ के नवाब का उल्लेख करते हुए उन्होंने रेल यात्रा की एक घटना का वर्णन किया है। इस पाठ में उसी का एक अंश दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया।
सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। अब ये लेखक थे तो कहानी सोच रहे होंगे, शायद उस टाइम की कुछ लिखना चाहते थे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो अब प्रश्न देखते हैं इसका, थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने वर्कशीट ताकि प्रश्न दिखें। इस कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। समझ में? तो कटाक्ष किस पर है, व्यंग्य किस पे है? दिखावेपन की प्रवृत्ति पर। तो यह आपका पहला उत्तर है। दूसरा है कि लेखक क्या सोचकर किस डिब्बे में चढ़ गया? तो लेखक की गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर लेखक उसमें चढ़ गया। उसको लगा सेकंड क्लास का जो डिब्बा जो है वो खाली है, तो वो जाके उसमें चढ़ गया, लेकिन अंदर तो साहब बैठे हुए थे। तीसरा है कि डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा? तो डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने देखा कि डिब्बा, ये तीसरा प्रश्न डिब्बे से शुरू होगा। तीसरा, डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और डिब्बे में उनके सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। ये चीज़ उनको दिखाई दी, असंतोष दिखा उनको उस सज्जन के चेहरे पे। तो ये आपका पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न पूरा हो गया। तब लीजिए नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन को, आपने नोट डाउन कर लिया होगा स्क्रीन पॉज करके। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न नीचे करते हैं। चौथा प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश में जहां आपको लगता है कि पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग्य किया गया हो, उस पंक्ति को पहचान कर लिखिए। अब देखिए कटाक्ष कहाँ किया है उसने। पहला कटाक्ष तो मुझे ये लगा, नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन। दूसरा, ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। तीसरा, आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष। और एक ये भी कि हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। और एक ये कि हमने आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ये सभी कटाक्ष की लाइनें हैं। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 लाइनें बता दी जो कटाक्ष की हैं। आप कोई भी 3 या 4 लिख लीजिए, उनको अपनी कॉपी में रिपोर्ट कीजिए कि आपने ये आंसर लिखे हैं। और बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट भी पूरी हो गई। तो हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।